हेलो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री का पहला वीडियो भेजा है। आई होप जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको समझ में आ गए होंगे, जिसके अंदर हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में बात की और उसके बाद एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो उस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, मैकेनिज़्म क्या है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। एज वेल हमने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो भी डिस्कस किए। तो मैं वापस से थोड़ा आपको बेसिक रिवीजन करा देना चाहता हूँ ताकि उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो है जा सकें। सो एज आई सेड, एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज किसी भी सॉलिड सरफेस पे कंसंट्रेट होने लगती है। तो मान लीजिए आपके पास एक वेसल में पहले गैस थी, और जैसे ही आप उस वेसल के अंदर चारकोल का पाउडर रखते हैं, ठीक है, तो चारकोल के सरफेस पे गैस धीरे धीरे कंसंट्रेट होने लगेगी, जमा होने लगेगी। इस प्रक्रिया को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में, वो ये होता है कि एब्जॉर्प्शन में चीज़ें अंदर तक घुसती हैं, बल्क के अंदर जाती हैं, पर एड्जॉर्प्शन जो एक सरफेस फिनोमिना है, चीज़ें सिर्फ सरफेस पे रहती हैं, वो अंदर बल्क में नहीं जाती। तो ये मैंने बताया था आपको, सबसे बड़ा फ़र्क होता है एब्जॉर्प्शन में और एड्जॉर्प्शन में, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि मान लीजिए ये गैस है, जो कि इसको इमेजिन कर लीजिए कि ये एल्यूमिना का सरफेस है। तो जो गैस इस पे चिपक रही है, तो ये जो गैस जो चिपक रही है उसे हम एड्जॉर्बेट बोलते थे, और ये जो एल्यूमिना का सरफेस है वो हो जाता है आपका एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। ये फिर हमने जो है जो टेक्सचुअल डेफिनेशन है इसकी, ये देखी थी कि द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसनट्रेट और एक्यूमुलेट on the surface is termed as adsorbate and the material on which the adsorption takes place is called as adsorbent, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो जाके सरफेस पे जमा होने लगती है उसे एड्जॉर्बेट कहा जाता है, और जिस सरफेस पे जमा होती है उसे एड्जॉर्बेंट कहते हैं। और फिर हमने कुछ अच्छे एड्जॉर्बेंट्स के एग्जांपल देखे थे, जिनमें जो है चारकोल है, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है, कोलॉइड्स हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे कि एड्जॉर्प्शन एक्चुअली कैसे काम करता है या उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं। तो जैसे एक वेसल के अंदर मान लीजिए अलग अलग गैसेस भरी हुई हैं, और आप उसका प्रेशर मेजर करते हैं, और जैसे ही आप उसके अंदर कोई एड्जॉर्बेंट डालेंगे तो कुछ देर में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेशर कम हो गया। सॉरी। मैंने आपको बताया था प्रेशर क्या होता है, जब गैस के पार्टिकल्स जो है दीवार से टकराते हैं, जिस भी जो है वेसल में आपने बंद करके रखा है, तो टकराने पे जो फोर्स पैदा होता है उसे आप प्रेशर कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो गैस पहले टकरा रही थी, अगर वो धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो आके अगर किसी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जमा होंगी तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जिस फोर्स से वो टकरा रहे थे वो फोर्स भी कम होगा, और ओवरऑल शायद उनका टकराना भी कम हो जाए, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा। तो ये क्लियर कट एग्जाम्पल है एड्जॉर्प्शन का। उसके बाद मैंने आपको डाई का एग्जांपल दिया था। मैंने ये आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार कोई गैस ही किसी एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हो। जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो भी सीधा सीधा एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो सकता है। तो जैसे आपने मिथिलीन ब्लू की डाई ली है, जब आप पानी में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। अब जैसे उसके अंदर आप चारकोल डाल के उसको शेक करते हैं तो सारा का सारा मिथिलीन ब्लू जो है आके चारकोल के सरफेस पे चिपक जाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका वाटर जो है वो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन। दूसरा मैंने बताया था कि जो चीनी हम खाते हैं, शुक्रोज, वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसका कलर और स्मेल अलग होता है, तो उसको जो है रिफाइन करने के लिए एनिमल चारकोल से पास किया जाता है, ताकि उसके अंदर की जो स्मेल है और उसका जो कलर है वो चला जाए, ठीक है। एज आई सेड, जो चीनी हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में खानी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जब भी आप पैकेट खोलते हैं तो अक्सर आपको उसमें सिलिका जेल देखने को मिली होगी। तो सिलिका जेल का भी इस्तेमाल यहाँ पे इसीलिए होता है कि जो भी मॉइस्चर है हवा के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जो है हानि पहुँचा सकता है, ठीक है, उसे कंट्रोल करें। तो जब सिलिका जेल होती है और उस एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सेफ गार्ड हो जाते हैं। ओके। मैकेनिज़्म के बारे में मैंने आपको समझाया था कि मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल बात बताई थी कि जो सरफेस के एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज वो कम नेबर्स से सराउंडेड होते हैं कंपेयर टू ऐसे एटम्स जो अंदर यानी बल्क में होते हैं। तो बल्क के एटम ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू सरफेस के एटम। तो इसकी वजह से एक अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से सरफेस के पार्टिकल्स की टेंडेंसी हो जाती है अपने सरफेस पे चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, और यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल है एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के लिए, ठीक है।
So as I said, the particles on the surface are less stable, because of which there is creation of unbalanced residual forces that increases the tendency of surface particles to attract molecular species on the surface. Okay, so वो मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, और इसी वजह से ये बहुत सारे जो होते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे किसी चैप्टर में, कि वो कैसे कैटलिस्ट का काम करते हैं। इवन कैटलिसिस में भी एड्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट आज के टॉपिक के बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो कैटलिसिस के बारे में ही होगा। और दूसरी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि किस तरह से जो एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। डेल्टा एच क्यों नेगेटिव होता है? बिकॉज जब कोई गैस जो है बॉन्ड बनाती है सरफेस पर आके, तो बॉन्ड जब भी बनते हैं तो हीट रिलीज होती है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वजह से डेल्टा एच नेगेटिव होगा। एंट्रोपी जो है डेल्टा एस भी नेगेटिव है। एंट्रोपी कब जो है कम होती है? जब गैस की काइनेटिक एनर्जी, उसकी रैंडमनेस कम होती है। तो सीधी सी बात है, पहले गैस फ्री रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है, पर जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होने लगती है गैस जो है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और वो धीरे धीरे नज़दीक भी आती है और उसकी रैंडमनेस भी कम होती है। तो ऑब्वियसली एंट्रोपी भी कम होती है। और क्योंकि ये प्रोसेस खुद हो रही है और इस दौरान डेल्टा जी अगर आप मेजर करें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आपकी एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात की थी, जिसके अंदर फिजिकल एड्जॉर्प्शन था, केमिकल एड्जॉर्प्शन था, जिसमें जो है दो फंडामेंटल डिफरेंस थे। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में खाली वंडरवाल्स अट्रैक्शन होता है। ऑन दी अदर हैंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के पॉइंट्स जो है मैंने आपको समझाए थे, कि जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी गैस किसी भी एड्जॉर्बेंट पे चिपक सकती है। अगर गैस पोलर होती है तो आसानी से वो एड्जॉर्ब होती है, यानी नेचर पे भी डिपेंड करता है। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, आसानी से टूट जाता है, वापस से गैस उखड़ के पीछे चली जाती है और वापस से चिपक भी सकती है। और सरफेस एरिया बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी जो होती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, वो केमिकल से कम होती है, क्योंकि कितनी हीट रिलीज होती है वो डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड बना है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन केमिकल में ज़्यादा होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केमिकल एड्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी गैस आके किसी भी सरफेस पे चिपक जाती है। तो जो गैसेस एड्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बना पाती हैं वही एड्जॉर्ब होती हैं, और कोई गैस एड्जॉर्ब नहीं होगी। तो जैसे ऑक्सीजन एड्जॉर्ब होती है क्योंकि वो मेटल के साथ ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होती है क्योंकि वो हाइड्राइड बना सकती है। दूसरा मैंने बताया था कि आपको केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इतना आसानी से वो टूटता नहीं है। सरफेस एरिया का जो पॉइंट है यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन जैसा ही है कि सरफेस एरिया बढ़ाने पे केमिकल एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था कि इस केस में हीट ज़्यादा रिलीज होती है क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए थे कि जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वंडरवाल्स फोर्स होता है, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपका स्पेसिफिक है, केमिकल एड्जॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं, केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक है। फिजिकल रिवर्सिबल है और केमिकल इरिवर्सिबल होता है जनरली। दोनों ही गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं और पोलर गैसेस आसानी से एड्जॉर्ब होती हैं। एंथैल्पी हमने डिस्कस की थी जो कि फिजिकल में कम होती है और केमिकल में ज़्यादा होती है। ये जो है लो टेम्परेचर पे होता है। अब ये मैंने आपको कल समझाया था कि जब आप गर्म करते हैं ना, तापमान बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के जो चिपके हुए होते हैं, मैं आपको उस तरह से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स आके सरफेस पे चिपक गए, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये दूर जाएंगे और एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो भी टूटेगा। तो इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा एड्जॉर्प्शन कम होता है। पर केमिकल एड्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में कम नहीं होता, केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल इंटरेक्शन और होता है और अच्छे से केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। पर ये एक हद तक ही काम करता है कि ऐसा वक्त आएगा जब टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई असर नहीं होगा केमिकल एड्जॉर्प्शन पे, और टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उल्टा कम होने लगेगा। ठीक है, बट स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एड्जॉर्प्शन इसलिए बढ़ता है बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, आसानी से हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आपको एनर्जी लगती है बिकॉज ऑब्वियसली केमिकल इंटरेक्शन है। दोनों ही सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। और दूसरी मैंने जो आपको चीज़ बताई थी कि अगर आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन लेते हैं तो उसमें एक लेयर आती है एड्जॉर्बेट की, तो उसी पे दूसरी एड्जॉर्बेट की भी लेयर आ सकती है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेंट के ऊपर सिर्फ एक ही लेयर होती है एड्जॉर्बेट की। ये एक बड़ा फ़र्क है कि आपका जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो मल्टी मॉलिक्यूलर होता है और जो आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो यूनी मॉलिक्यूलर होता है।
अब आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एड्जॉर्प्शन जो हो रहा है, एड्जॉर्बेट जो एड्जॉर्बेंट पे चिपक रहा है, उसके सरफेस पे जमा हो रहा है, उसका प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। अब क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को, तो ऑब्वियसली हमें किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया गया एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आप तो जानते हैं आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक जो प्रोसेस होती है उनमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक जो प्रोसेस होती है उनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो एक्स यानी कितना वेट गैस का एड्जॉर्ब हो रहा है, यानी कितनी गैस चिपक रही है वजन के हिसाब से। एम जो है वो मास है एड्जॉर्बेंट का, तो कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है यानी कितनी गैस एड्जॉर्बेंट पे आके चिपक रही है, उसका रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो है डेरिवेशन देखने को मिलता है एक्स बाय एम इक्वल्स टू के पी 1/n, और 1/n जो है वो हर गैस के लिए अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये रिलेशनशिप दिखाया गया है कि एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर का जब आप लॉग जो है जब आप ग्राफ लेते हैं तो आपको एक सीधी सी चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे जैसे आप जो है प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है, राइट। और दूसरी चीज़ बिकॉज आप 3 ग्राफ देख रहे हैं अलग अलग, तीनों ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर के हैं। इस वाले ग्राफ में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है 273, इस वाले में जो है 244 टेम्परेचर रखा है, इसमें 195 रखा है। पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि तीनों ही केसेस में प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, एड्जॉर्प्शन की जो रेट है वो बढ़ रहा है। बिकॉज ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है, राइट, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये वाली जो प्रोसेस है जो वाई एक्सिस में एक्स बाय यानी एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो प्रेशर के बढ़ाने के साथ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, तभी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, वरना कभी नहीं जाएगा। तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रेशर बढ़ाने से अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ता है। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है कम है वहाँ पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे एड्जॉर्प्शन कम हुआ है। तो अभी हमने देखा कि एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर का जो 36 का आंकड़ा है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली जब आप टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो एड्जॉर्प्शन नेचुरली कम होगा, और जब आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था, वेर यहाँ पे जो x है, x इज द मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब ऑन द मास m ऑफ द एड्जॉर्बेंट एट प्रेशर p, k and n आर द कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम लॉग लेते हैं इस पर्टिकुलर हमारे इक्वेशन में, दोनों तरफ अगर हम लॉग लेते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो होता है log x बाय एम इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। तो अगर आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला अगर कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1/n यहाँ पे स्लोप होगा और log k जो होगा वो आपका इंटरसेप्ट होगा, और आपको ग्राफ लेना पड़ेगा log x बाय एम वर्सेज log p का, बिकॉज जिन दो चीज़ों को आप स्टडी करते हैं उन्हीं का जो है आप ग्राफ लेते हैं। सो वी आर स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, तो ऑब्वियसली हमारा ग्राफ होगा x बाय एम वर्सेज p का, यानी log x बाय एम वर्सेज p का। और जब आप ये ग्राफ लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है जो अगेन इंडिकेट करती है कि दोनों ही चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे से, प्रेशर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। और जैसा मैंने बताया स्लोप 1/n है, और जो ये इंटरसेप्ट है वो log k है। और ये जो पूरा चीज़ हमने पढ़ी ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंडर आता है। तो फ्रेंडलिक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पहली बार इसे स्टडी किया था। ही वॉज द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड, और ही वॉज द फर्स्ट वन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और 1/n जो कांस्टेंट मैंने बताया आपको वो उसकी वैल्यू 0 से 1 हो सकती है। तो आइए ये जो हमारा इक्वेशन है इसके अंदर 1/n की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो अगर आप इसकी वैल्यू 1/n की वैल्यू 0 कर देते हो तो p के ऊपर भी 0 आ जाता है, तो p जो है 1 हो जाएगा, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 बिकम्स 1। तो p चला जाएगा तो x बाय एम हमारा हो जाएगा k। मतलब जब 1/n की वैल्यू 0 होती है तब एड्जॉर्प्शन जो है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। अब 1/n को जब आप 1 ले लेंगे, राइट, जब आप इसको पूरे टर्म को 1 ले लेंगे तो ये ऑब्वियसली 1 होगा, तो x बाय एम इक्वल्स टू kp हो जाएगा। मतलब जब 1/n की वैल्यू 1 होती है तब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट पूछी जाए फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, जो कि थियरी के लिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को आपको दोनों जो है ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको, और बेसिक समझाना पड़ेगा, और ये चीज़ें भी समझानी पड़ेंगी कि अलग अलग कंडीशंस आप लेते हैं, 1/n को 0 लेते हैं और 1/n को n लेते हैं, तो कैसे x बाय एम और प्रेशर का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ चेंज होगा, ठीक है। बट इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ एक प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर जब थ्रेशोल्ड आप पार करते हैं तो उसके बाद ये जो है इक्वेशन प्रेडिक्शन जो इसके होते हैं वो गलत होने लगते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर तक ही काम करता है। प्लस एक चीज़ हम देखते हैं कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली एड्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, पर एक वक्त के बाद प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन में कोई फ़र्क नहीं आता, एक सैचुरेशन आ जाता है, तो उसको भी फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बिल्कुल भी समझा नहीं पाया था, जो कि उसका ड्रॉबैक था। सो अभी तक तो हमने एड्जॉर्प्शन की जो बात की है उसके अंदर एड्जॉर्बेंट हमारा गैस रहा है और एड्जॉर्बेंट सॉलिड रहा है।
पर जैसा कि मैंने आपको उस जहर वाला एग्जांपल दिया था, कोई अगर जहर खा लेता है जो कि एक सोल्यूशन होता है, तो उसके पेट में अगर आप चारकोल डालते हैं, अगर उसको चारकोल खिलाते हैं, तो क्या होता है कि चारकोल के सरफेस पे वो जहर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे गैस सॉलिड पे एड्जॉर्ब नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सॉल्यूट जो है वो सॉलिड पे एड्जॉर्ब हो रहा है। तो जब सॉल्यूट जो है एड्जॉर्ब होता है सॉलिड पे गैस के जगह पे, तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग x/m इक्वल्स टू kp1/n हम kc लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूट एड्जॉर्ब हो रहा है, गैस एड्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो सॉल्यूट जो है उसका हम कंसंट्रेशन लेते हैं। तो इक्वेशन x/m इक्वल्स टू kp1/n की जगह हो जाता है x/m इक्वल्स टू kc1/n, राइट। ऑब्वियसली कब होगा ऐसा, जब जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है वो गैस ना होकर एक सॉल्यूट हो। और यहाँ पे एक सही एग्जांपल दिया गया कि मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है और उसको आप एक बीकर में जिसके अंदर आपने चारकोल डाला हुआ है उसके अंदर डाल के शेक करते हैं, तो कितना एसिटिक एसिड आप कैसे पता कर सकते हैं, सोचिए आप। तो ऑब्वियसली एसिड को पता करने का एक सही तरीका टाइट्रेशन है। तो अगर आप टाइट्रेट करेंगे ना, तो जो वैल्यू एसिड की आनी चाहिए वो चारकोल के साथ हिलाने के बाद जो आएगी वो कम आएगी। क्यों? बिकॉज जब आप चारकोल के साथ शेक करते हैं तो एसिटिक एसिड जो है वो जाके चारकोल के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है। तो जो फ्री एसिटिक एसिड है जो एक्चुअली आपके टाइट्रेंट से रिएक्ट करेगा वो अब अवेलेबल ही नहीं है, तो एक गलत वैल्यू मिलती है आपको। पर ये किस लिए मिल रही है? बिकॉज आपके एसिटिक एसिड का चारकोल के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जब एक सॉल्यूट एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जाके चिपकते हैं, यानी x/m इक्वल्स टू kc1/n की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसमें भी फैक्टर्स दिए हुए हैं कि द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे भी सेम रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन कम होता है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट, ये भी वही कॉमन फैक्टर रिपीट हो रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है वो और ज़्यादा तेज होती है और ज़्यादा होता है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन, यानी जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा वो एड्जॉर्ब होगा। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट इन एड्जॉर्बेट, तो नेचर तो हर जगह ही आएगा, अगर नेचर एक जैसा होगा तो एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया आसानी से होगी। और जैसा मैंने बताया था जो इक्वेशन है हमारा वो पहले जैसा ही है, इस जस्ट दैट के प्रेशर की जगह पे हमने कंसंट्रेशन ले लिया, बिकॉज अब यहाँ पे हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सॉलिड जो सॉल्यूट होते हैं उनका प्रेशर नहीं होता, प्रेशर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि रियल लाइफ में एड्जॉर्प्शन आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप कुछ नया सोचें कि एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस आप कहाँ पे कौन सी प्रोसेस में यूज़ करके कोई आप रियल लाइफ प्रॉब्लम जिससे जो है हम जूझ रहे हैं उसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई टू बी क्रिएटिव एंड ट्राई टू यूज़ द कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर टॉट इन दिस वीडियोज़ इन रियल लाइफ। उससे एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी आपके दिमाग की। तो पहला है कि वैक्यूम अगर क्रिएट करना है तो सीधी सी बात है, अगर किसी भी रूम में से हवा कम करनी है, प्रेशर कम करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है, तो वहाँ पे ढेर सारा एड्जॉर्बेंट रख दीजिए, सारी की सारी हवा आके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगी। फिर गैस मास्क, अभी भी आप देखें कोरोना की वजह से हर जगह मास्क पहनना जो है कंपलसरी हो गया है और ज़रूरी भी है अगर हमें ऑब्वियसली ज़िंदा रहना है और इस बीमारी को रोकना है फैलने से। पर दिल्ली वगैरह में कुछ लोग बहुत पहले से मास्क पहनते हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो ये कुछ स्पेशल मास्क आते हैं जिनके अंदर एड्जॉर्बेंट की लेयर होती है कि जब आप सांस लेते हैं तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी सांस में जा सकते हैं वो एड्जॉर्बेंट के साथ चिपक के एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो गैस मास्क में भी एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया यूज़ होती है। ह्यूमिडिटी वाला आपको पता ही है, जो मैंने बैटरी का एग्जांपल दिया था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ख़रीदते हैं उसमें जो बैटरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, उसको बचाने के लिए मॉइस्चर से कि वो ख़राब ना हो जाए, सिलिका जेल जैसा एड्जॉर्बेंट साथ में डाल दिया जाता है कि गलती से मॉइस्चर आ गया तो डिवाइस बिगड़ेगा नहीं और एड्जॉर्बेंट जो है वो एड्जॉर्ब कर लेगा। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस, ये भी अभी आपने एक एग्जांपल देखा कि किस तरह से वो जो मिथिलीन ब्लू जो डाई है उसको जब चारकोल के साथ पानी में शेक करते हैं तो जो कलर है वो धीरे धीरे चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक तरह से काफ़ी मशीन्स में भी यूज़ होती है जो वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोको कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक एड्जॉर्बेंट में डालकर शेक करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे उस कोल्ड ड्रिंक का भी जो कलर चला जाता है। कैटालिसिस की बात हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एड्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं कि उनके सरफेस पे जो है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खींचे चले आते हैं, जिससे क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर्ट गैस को अलग करना है, मान लीजिए आपके पास गैस है XYZ, तो मान लीजिए Z एक ऐसी गैस है जो एल्यूमिना के साथ बॉन्ड बनाती है, एल्यूमिना के साथ, पर जो X वाली गैस है वो नहीं बनाती, तो Z वाली आप इजीली सेपरेट कर पाएंगे और बाकी जो है वो मिक्सचर में मौजूद रहेगी। तो बिकॉज आपको पता है केमिकल एड्जॉर्प्शन सिलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर गैस अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप एड्जॉर्प्शन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। इन क्योरिंग डिसीजेस, तो
बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो जाके पर्टिकुलर एक रिसेप्टर पे जाके चीज़ों पे एड्जॉर्ब होती हैं, और एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे पूरी ड्रग की मैकेनिज्म होती है। फिर फ्लोट फ्लोटेशन शायद आपने पढ़ा हो, जो है जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको प्योरीफाई, उनको जो है ये करने के लिए, कंसनट्रेट करने के लिए फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ होता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आप इस तरह से जो है एक बीकर लेते हैं और उसके अंदर आपने पानी डाला होता है, फिर आप जो है उस पर टर्पेंटाइन ऑयल डालते हैं, ठीक है, और फिर आप जो है कंसनट्रेट जो ओर होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है वो आप डालते हैं। तो क्या होता है, जो ओर होता है जिंक सल्फाइड आपका, वो क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होता है तो वो यहाँ पे ऑयल के साथ चिपक जाता है, और जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो पानी में मिक्स हो जाती है, और फिर नीचे से आप हवा ब्लो करते हैं जिससे झाग बनता है, और झाग जो है वो क्योंकि ऐसे नीचे से ऊपर उठेगा तो अपने साथ साथ सारा जिंक सल्फाइड साथ में ले आएगा जो टर्पेंटाइन के साथ चिपका हुआ होता है। फिर उस झाग को आप धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, और आपको प्योर अपना जो ओर चाहिए होता है सल्फाइड ओर वो आप कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ फ्लोट फ्लोटेशन। और यहाँ पर पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो भी ऑब्वियसली एड्जॉर्प्शन है कि जिंक सल्फाइड जो है टर्पेंटाइल ऑयल पे एड्जॉर्ब हो जाता है। फिर इंडिकेटर्स कई होते हैं जो हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, उनका जो पूरा मैकेनिज्म होता है प्रेसिपिटेट पे जाके चिपकने का, वो भी पूरा एड्जॉर्प्शन बेस्ड है। और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस जो है, क्रोमेटोग्राफी एक तरह से टेक्निक है जब आपको जानना होता है कि आपके मिक्सचर के अंदर कितने अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो उसमें अलग अलग लेयर्स बनती है आपकी क्रोमेटोग्राफिक प्लेट पे। तो वहाँ पे भी जो पूरी प्रक्रिया है कि आपने इस तरह से अगेन बीकर लिया है और आपने इसके अंदर जो है पेपर डाला है, या फिर आपने एक जो है लेयर बनाई है, कॉलम बनाया क्रोमेटोग्राफी का, और धीरे धीरे आप कुछ टाइम के बाद जब देखते हैं तो आपको अलग अलग लेयर दिखाई देती है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर भी जो मेन मैकेनिज्म है वो भी पूरी तरह से एड्जॉर्प्शन से जुड़ा हुआ है। तो दिस आर ऑल द फिजिकल एप्लीकेशंस, sorry, real applications related to the concepts that we studied in this particular chapter. But as I suggest, आप खुद भी सोच सकते हैं बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस के बारे में, जहाँ पे जो ये प्रक्रिया है एड्जॉर्प्शन की उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डाइपर जो होता है छोटे बच्चों का, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे एड्जॉर्प्शन नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि जो डाइपर के अंदर जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से जो है पानी को सोख लेता है, खींच लेता है, इसलिए डाइपर जो होता है वो फूल जाता है, बच्चों का भारी हो जाता है। और इनफैक्ट जब बच्चों का जो है देखना होता है कि उन्होंने कितना यूरिन किया है, तो ऑब्वियसली वो डाइपर में करते हैं। तो जानना होता है तो आप वेट करते हो डाइपर का कि उसका कितना वजन बढ़ा है, तो ऑब्वियसली बच्चे ने उतना यूरिन किया होगा। मुझे इतना कुछ इसलिए पता है बिकॉज मेरा बच्चा जो है डाइपर पहन के घूमता है, 1.5 साल का है। सो मैं केमिस्ट्री ऑब्जर्व करता रहता हूँ चीज़ों की। उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक पर्टिकुलर आइडिया जो है आया था मुझे लेकर, और ये आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों के जो है वो जब जूते पहन के रखते हैं तो पसीना जो होता है उनके पैरों में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब स्मेल आती है। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि अगर सॉक्स के अंदर एड्जॉर्बेंट्स की एक लेयर लगाई जाए तो क्या करते हैं, स्मेल भी एड्जॉर्ब कर लेते हैं, तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और ऐसे तो कुछ जो है लोगों ने सॉक्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिनमें पहले से ही परफ्यूम वगैरह होता है, बट आई बिलीव जो ख़राब स्मेल होती है ना, वो परफ्यूम, दुनिया का कोई परफ्यूम उसे दबा नहीं सकता। पर हाँ, एड्जॉर्प्शन अगर आप करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो स्मेल के मॉलिक्यूल्स जो बैक्टीरिया पैदा करते हैं वो जैसे ही निकलेंगे, अगर एड्जॉर्बेंट्स जो आपने डाले हैं, चाहे वो चारकोल का पाउडर हो या फिर एक सिलिका की लेयर हो, अगर वो एड्जॉर्ब कर लेती है तो सीधी सी बात है कि स्मेल नहीं आएगी। बिकॉज मॉलिक्यूल्स अगर नहीं निकल रहे तो आपके नाक तक पहुँचेंगे नहीं और आपको स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। ऐसे आपको अगर आप ऐसे कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे जो ऐसे सॉक्स पहनना चाहेंगे। मैं तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय सच सॉक्स। माई पॉइंट इज़ कि इस तरह से आप थोड़ा क्रिएटिवली सोच सकते हैं अपने इर्द गिर्द के कहाँ पे आप एड्जॉर्प्शन की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आज तक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इनकेस आपके पास ऐसे कोई सजेशंस हैं, आपके आइडियाज़ हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। दिस इज़ द रियल जिस्ट ऑफ एजुकेशन कि आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई ना करें कि आपके अच्छे नंबर आएँ और आप ज़्यादा स्कोर करें, बट इसलिए कि ताकि आपका जो नॉलेज है वो आगे चल के हमारी सोसाइटी के लिए काम है। इनफैक्ट आज जैसे ये मोबाइल फ़ोन है हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जगदीश चंद्र बोस ने जो उनका जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसकी वजह से आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जिस पर आगे चल के जो है जो इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सक्सेसफुली किया, और फिर आज पूरी दुनिया का जो ट्रांसमिशन है डेटा का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो आप ही की तरह जो लोग थे जो स्टूडेंट टाइम पे थे, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसका उन्होंने रियल एप्लीकेशन की और इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की और आज ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की। तो उसी तरह से जो है आपको भी ऐसा सोचना चाहिए।
तो वो उस पढ़ाई का फिर असली मतलब निकलता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि डेटा की बात हो रही है, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वाईफाई होता है वैसा ही लाईफाई करके एक टेक्नोलॉजी है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप गूगल कीजिएगा। लाईफाई के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो जनरली आपके जो वाईफाई होते हैं उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो रेडियो वेव्स में स्टोर होती है। बट व्हेन यू आर यूजिंग लाईफाई द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द विजिबल रेडिएशन, मतलब लाइक आप एक टॉर्च चालू करते हो और सीधा यूट्यूब का वीडियो चालू हो जाता है, बिकॉज जो भी इन्फॉर्मेशन है वीडियो की, जो डेटा है वो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है विजिबल रेडिएशन उसके अंदर स्टोर है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आपको टेड टॉक भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो।